नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े और गरीब जिलों में शुमार अलीराजपुर, जहां लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर शिक्षा। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच चर्चा विकास की नहीं, नाम बदलने की हो रही है। जी हां, सरकार ने अलीराजपुर का नाम बदलकर आलीराजपुर कर दिया है। अब इस बदलाव को लेकर सियासत भी गर्म है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम बदल लेने से तस्वीर बदल जाएगी? क्या आलीराजपुर कह देने से वहां की गरीबी, वहां की बेरोजगारी और बदहाली खत्म हो जाएगी? विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कई तरह के सवाल कर रहा है। जनता भी जानना चाहती है नाम में क्या रखा है, जब जमीनी हकीकत जस की तस है। तो इसी मुद्दे पर आज होगी एक बहस। क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर लौटेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ इस अहम सवाल पर खुलकर चर्चा करने के लिए। जिले का नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मोहन सरकार ने मुगलों के शासन के अलीराजपुर नाम को बदलकर आलीराजपुर कर दिया। आलीराजपुर में 15वीं सदी में राजा आलिया भील ने शासन किया। बाद में मुगलों के समय इसका नाम अलीराजपुर हो गया। अब फिर से इसे राजा आलिया भील के नाम पर किया गया। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि क्या नाम बदलने से आलीराजपुर की गरीबी दूर हो जाएगी? ये जो है मोहन यादव जी को लगता है कि नाम बदलने, पर्ची बदलने से देश में विकास हो जाता है, वो एकदम सोने का जो है महल बन जाता है। ऊपर से जो है सारे मंगल ग्रह से लेकर सारे ग्रहों से स्वयं जो है इंद्रदेव प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। ये उनकी समझ है। अब इस समझ का कोई इलाज नहीं कर सकते। आपने कहा कि जो है मध्य प्रदेश देश का सबसे गरीब जिला है। ये देश का सबसे गरीब जिला नहीं है, ये विश्व का सबसे गरीब जिला है, जिसको इथोपिया के बराबर वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। और जो है बातें करते हैं आलीपुर हो गया। अब आलीपुर भी जो है अलीराजपुर से आलीपुर हो जाएगा, तो आली भी हमारे ख्याल से उर्दू शब्द है। इसका भी नाम बदलने के लिए किसी नए मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। अलीराजपुर नहीं, अब आलीराजपुर बोलिए। नाम बदलने से आलीराजपुर की गरीबी होगी दूर? बदला नाम, सियासत शुरू, उठे सवाल। राजा आलिया भील के नाम पर आलीराजपुर। मुगलों के अलीराजपुर के नाम पर था ऐतराज। 4 साल पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया था। इसके बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। इस साल फरवरी तक प्रदेश के 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की थी। उज्जैन जिले के 3 गांवों के नाम बदले। नाम बदलने पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि मूल दस्तावेज में जो नाम था उसे ज्यों का त्यों हमारी सरकार ने सामने लाकर रखा। क्या उस समय अली नाम करने से गरीबी हटी थी? उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है, दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे वही नाम रखे जाएंगे। नाम नहीं बदला भाई, लोग कुछ सुधार करने की षड्यंत्र रचते हैं। कभी ये षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, कभी ये षड्यंत्र मुगलों ने रचा। हमने तो जो हमारे मूल दस्तावेज में था उसको जो का तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लाकर रख दिया। जो हमारे आदिवासी की भाषा है उस भाषा का नाम उसका था और उसको ही समर्पित कर दिया। ये शुरुआत है, दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे, जो गांव के नाम थे, वही नाम रखे जाएंगे। नवाब और अंग्रेजों के दबाव का कोई भी नाम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भोपाल के ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी, पीर गेट को भवानी चौक, शैतान सिंह को अहिल्या बाई होलकर तिराहा, हमीदिया रोड का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग किया। इसी तरह अशोका गार्डन को रामबाग का नाम देने का प्रस्ताव है। ये अंत नहीं, आगे भी कई जगहों के नाम बदले जाएंगे और सियासत भी इसी तरह जारी रहेगी। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, बात पानी की तरह साफ है कि नाम बदले जा रहे हैं। नाम क्यों बदले जा रहे हैं ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता चला। लेकिन सवाल यह है कि नाम बदल लेने मात्र से क्या व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी? क्योंकि बात आलीराजपुर की। जी हां, अब नाम अली नहीं आलीराजपुर कहिए। झाबुआ का पहले यह झाबुआ जिले में आया करता था, इसके बाद यह अलीराजपुर जिला बनता है और अब अलीराजपुर जिले का नाम आलीराजपुर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। शुरुआत करेंगे अजय जी आपसे। बात यही हो रही है
कि अच्छी बात है, अलीराजपुर का नाम बदल के अलीराजपुर रखा है और हमारी संस्कृति वहाँ पर इतनी हमसे जुड़ी हुई है कि हम अलीराजपुर और झाबुआ की जब बात करते हैं तो हमारे आदिवासी भाई ही नज़र आते हैं जिन्होंने कई कई वर्षों से सभ्यताओं को संभाल कर रखा है। लेकिन ठीक है, विकास की एक चुनौतियां हैं क्योंकि वहां पर कई कई गांव बहुत दूर हैं, कई गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हैं, आप कहेंगे मुख्यालय से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये नाम क्यों बदला गया, इस पर एक पहला कमेंट आपका लेता हूं जी। विवेक जी, मुझे लगता है जब जनाकांक्षाओं का सम्मान करने वाली सरकार होती तो निश्चित रूप से जो जो जनता की भावनाएं होती हैं उन भावनाओं का सम्मान होता है। निश्चित रूप से वर्ष 2012 में वहाँ के स्थानीय स्तर पे ये प्रस्ताव आया था कि क्योंकि अलीराजपुर जो नाम है वो दास्यता का प्रतीक है और हिस्टोरिकली उस शहर का नाम अलीराजपुर था, जो वर्तनी की हम कहेंगे चूक थी। फिर ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार से उसको नोमेनक्लेचर में लाया तो उसका नाम अलीराजपुर हो गया। जनता की, स्थानीय जनता की मांग थी, वहाँ की जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव भी पारित किया था, राज्य सरकार से बार बार आग्रह भी हो रहा था और वहाँ की सांस्कृतिक पहचान के मद्देनजर उसको पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ की स्थानीय जनता की मांग अनुरूप जब राज्य सरकार के पास ये विषय आया, राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति ली और निश्चित रूप से जो जनता की भावना थी उसका सम्मान हुआ है। तो मुझे लगता है इसको किसी भी तरीके से यदि राजनीतिक चश्मे से हम देखेंगे तो इसके प्रोज एंड कॉन्स निकलेंगे, लेकिन मूल रूप से विषय ये जो है कि जो दास्यता के प्रतीक है, हमें गुलामी की मानसिकता का जो बोध कराते हैं, ऐसे सारे प्रतीकों के प्रति कहीं ना कहीं हमारा एक अपना भाव होना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारी अपने जो परंपराएं, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसको बनाने का कहीं ना कहीं विषय आना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो गुलामी के प्रतीक हम पर थोपे गए, कहीं ना कहीं हमें उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान की पीढ़ियां ये सारी इस बात से परिचित हो कि भारत का अपना इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है, भारत का अपना इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे कि मुस्लिम आक्रांताओं के बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी उसको मिटाने का प्रयास किया और उसके कारण बहुत स्पष्ट थे कि उनको कहीं ना कहीं भारत का जो एक सांस्कृतिक उदय हुआ था, उस सांस्कृतिक उदय को दबाने की उनकी मंशा थी। हम जो हमारा इंडियन नॉलेज था, हमारा जो भारतीय ज्ञान था, उस भारतीय ज्ञान परंपराओं से कहीं ना कहीं वह घबराता था। तो ये सारी विषय हिस्टोरिकली आपको अनेक महत्वपूर्ण किताबों में मिलेंगे कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को छुपाने के लिए प्रयास हुए और उन प्रयासों को दूर करने का काम यदि मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है तो मुझे लगता है कि इस विषय आप मतलब जो प्राचीन गौरव है उसको वापस से लौटा रहे हैं। परमार वंश में जो नाम हुआ करते थे, आदिकाल में जो नाम हुआ करते थे, वो आपकी सरकार चाह रही है, मध्य प्रदेश की सरकार चाह रही है कि भाई वही नाम सुशोभित हो। हमारे साथ शिम्पी जी भी जुड़ी हुई हैं। शिम्पी जी, आपको क्या लगता है अतीत के गौरव को वर्तमान में नामों के जरिए अंकित कर देना हमारे महापुरुषों को श्रद्धांजलि होगी, पूर्वजों को श्रद्धांजलि होगी, और किस प्रकार का आप लोगों की पार्टी का रिएक्शन है ये नाम बदलने पर खास तौर से? देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम तो राजा आलिया भील आदिवासी समाज का गौरव है, मध्य प्रदेश का गौरव है और उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। किंतु असली सम्मान तब होगा जब आदिवासी समाज को उनकी मूलभूत अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 26 अगस्त के मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की ये रिपोर्ट है जहां पर जोबट के अंदर एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे तिरपाल के नीचे पढ़ रहे हैं। जब शिक्षा अधिकारी से पूछा जाता है तो कहते हैं शासकीय भवन जर्जर है, स्कूल निजी भवन में संचालित हो रही है, भवन के मालिक बाहर गए हैं तो बच्चों को एक दिन के लिए तिरपाल के नीचे पढ़ा रहे हैं। ये वहां की शिक्षा की व्यवस्था है। 36% वहां की दर है साक्षरता की। अब आप अगर वहां पर रोजगार की बात करें, गरीबी की बात करें, महिलाओं की स्थितियों पर जाएं तो रोजगार के अभाव तो वहां पर है ही। वहां की जो आबादी है वो किस पर आश्रित है? पशुपालन पर, कृषि के ऊपर, ग्रामीण मजदूरी के ऊपर या फिर वन उत्पाद के ऊपर। यानी कि औद्योगिक विकास अभी भी वहां पर दूर की कौड़ी है।
आप अगर महिलाओं की स्थिति की वहां पर बात करें तो एनीमिया वहां पर महिलाओं में 60% से ज्यादा है। कुपोषण की अगर आप बात करें तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से आधे से अधिक बच्चों के अंदर कुपोषण है। और अगर यदि इतने बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया है तो ये सीधा संकेत करता है कि जो मातृ मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी वहां पर सर्वाधिक है। गरीबी वहां पर सबसे ज्यादा है। श्रमिक माइग्रेशन जो है वो वहां की एक आम समस्या है। वहां पर जो मजदूर हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में पलायन कर जाते हैं। साथ ही वो एक जंगल क्षेत्र है। जो वहां की कृषि है वो अस्थिर है, जो बारिश के ऊपर आधारित रहती है, आश्रित रहती है। सिंचाई व्यवस्था वहां पर प्रॉपर नहीं है। तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप खूब नाम बदलिए, हम नाम के बदलने का स्वागत करते हैं, लेकिन जो आपका काम है आदिवासियों को उनकी सुविधाएं मुहैया कराना, उस पर सरकार संजीदगी से कब काम करेगी? ठीक है, अहम बात है। और अजय जी, एक लिस्ट भी है, आप लोग नाम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और मोहम्मदपुर को बजरंगपुर कर देते हैं, ढाबला हुसैनपुर को ढाबला राम कर देते हैं, मोहम्मद पवाड़िया को रामपुर पवाड़िया कर देते हैं। लंबी फहरिस्त है। उससे थोड़ा सा समय हम पहले चले जाएं, पिछली सरकार में नर्मदापुरम नाम हुआ था होशंगाबाद का। आपने कहा था होशंग शाह एक लुटेरा था, उसके नाम पर होशंगाबाद नहीं होना चाहिए। होशंगाबाद हमारी धार्मिक नगरी है, माँ नर्मदा का सबसे पवित्र स्थल है। यानी कि एक लंबा प्रोसेस तो आप लोगों का चल रहा है। भोपाल को लेकर भी बहुत बार सवाल खड़े हुए हैं कि ये भी बदला जाएगा क्या भविष्य में, भोपाल या फिर जो भी नाम सुझाए जाएंगे। विवेक जी, जैसे कि मैंने कहा कि जनता की जो भावना है उसका सम्मान करने वाली सरकार है। मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पी जी ने जिस प्रकार से कहा कि उन्होंने विकास की परियोजना, तो मैं भी हिस्टोरिकली जो डेटा है कांग्रेस शासित सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 20 वर्षों में सिर्फ अलीराजपुर नहीं, अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, इस सारे जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास की गंगा हमारी सरकार ने भैया उसके भी मैं आंकड़े दूंगा। लेकिन आपने जो भोपाल का पूछा उसके लिए स्वाभाविक उत्तर है कि जनता की आकांक्षाओं का सम्मान होगा। निश्चित रूप से यदि भोपाल की जनता जिस प्रकार से अलीराजपुर की जनता का आग्रह था उस प्रकार से भोपाल की जनता का भी आग्रह रहेगा तो सरकार उस पर समय काल परिस्थिति में विचार करेगी। 16वां माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से पूरा अलीराजपुर क्षेत्र में लगभग 55,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। 170 गांवों को उसका लाभ हो रहा है। 1732 करोड़ रुपए का आउटले योजना के माध्यम से है। इसके बाद में हम पहले बात कर लेते हैं अलीराजपुर उद्यान सिंचाई परियोजना। 35,000 हेक्टेयर का कमांड एरिया है और लगभग 20.14 किलोमीटर राइजिंग मेन के साथ में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके बाद आवास और बुनियादी सुविधा की बात कर लेते हैं। 81,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घरों का निर्माण हुआ। 6,921 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हमारी सरकार के नेतृत्व में, हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1225 किलोमीटर की नई सड़कें चमचमाती झाबुआ और मुख्यालय अलीराजपुर से जोड़ने वाली सड़कें हमारी सरकार ने बनाई। उसके बाद हम आ जाते हैं लाडली बहना की। लगभग 50,000 से अधिक लाडली बहनाएं उस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। किसान सम्मान निधि की यदि बात करें तो 87,000 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। छत्तला हीरा पॉलिशिंग और कटिंग परियोजना, ये बहुत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का आउटले के माध्यम से स्पेसिफिक योजनाएं भी हैं आपकी और राज्य स्तर की योजनाएं भी हैं जिसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हमें इसकी सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौती भी समझनी पड़ेगी। ये जहां दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य यानी कि धुले से मिलता है तो पश्चिम में ये गुजरात राज्य बड़ौदा पंचमहाल क्षेत्र से भी मिलता है और ये चुनौती आपको और हमको बखूबी समझनी होगी। अजय जी, ग्राउंड में हम जाते हैं तो ये चुनौती होती है कि साहब वो देखिए वो सामने गुजरात नज़र आ रहा है, वो देखिए सामने महाराष्ट्र नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी स्थिति है। तो सीमावर्ती क्षेत्र के लिए भी कुछ ना कुछ तो एक बेहतर कार्य करना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मुख्यालय से बेहद दूर जो गांव हैं, अब भले ही आप कहेंगे साहब पहाड़ी पर तो आबादी वहाँ 16 ही लोग रह रहे हैं, लेकिन 16 लोगों को अगर कभी मान लीजिए झाबुआ जाना हो, अलीराजपुर जाना हो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। विवेक जी, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2003 में मात्र 50,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क हुआ करता था। मैं हाईवे की बात बता रहा हूँ। आज 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़कों का नेटवर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर गांव तक
सड़कें पहुंचे, गांव का नेटवर्क मुख्यालयों से जुड़े, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक मजरे टोले को भी जोड़ने का काम हमारी सरकारों ने किया है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, मध्य प्रदेश में विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, मध्य प्रदेश में एकलव्य विद्यालयों की बात करें, एकलव्य आवासीय विद्यालयों की बात करें, ये सब हमने जनजातीय क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। रही बात नाम बदलने की, तो स्पष्टता के साथ में हमने नाम भी बदले, हमने काम भी किया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास दिखाई। ठीक है, बेहतर, बात मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल पूरी बात आपने रखी है। सिंपी जी, क्या आपको भी लगता है कि गुलामी के मॉन्यूमेंट्स कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए, जो हमारे देश को एक, जब हम गुलाम थे, चाहे वो अंग्रेजों के हों, मुगलों के समय को भी गुलामी का ही प्रतीक बताया जाता है, लेकिन आप देश में बहस करेंगे तो उसमें धड़े बन जाएंगे। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, मुगलों का शासनकाल ठीक था, उन्होंने व्यवस्था समझाई, अर्थव्यवस्था के ढांचों को समझाया, देश को मॉन्यूमेंट्स दिए। पर एक धड़ा है जो कहता है कि वो मॉन्यूमेंट्स कम थे, वो यहाँ के जो प्रतीक थे उसी को मुगलों ने अपना मॉन्यूमेंट्स बना लिया। तो दो तरह की एक बात होती है। पर क्या गुलामी के प्रतीक इन नामों को बदला जाना चाहिए अभी भी, अगर कुछ बचे हुए हों तो? क्योंकि बदलने का काम तो मध्य प्रदेश में चल रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस पार्टी अपनी हर सांस्कृतिक धरोहर का और अपनी संस्कृति का सम्मान करती है। ये कोई भी डिबेटेबल इशू नहीं है हमारी तरफ से। अगर आपको आपत्ति है मुगलों के नाम पर, अंग्रेजों के नाम पर, तो आप खूब बदलिए। कांग्रेस इसमें कहीं पे हस्तक्षेप नहीं करने वाली, और ना हमारे हस्तक्षेप करने से कोई फर्क पड़ेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी योजनाओं का हवाला तो दिया जाता है, लेकिन आपने गोंडी साहब का वो शेर सुना होगा कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तो देखिए, एक तरफ ये बहुत सारी योजनाओं को गिनाते हैं, बहुत सारे परियोजनाओं और लाभ की बात करते हैं, लेकिन जो समाचार पत्र रिपोर्टों को प्रकाशित करते हैं वो भी तो सरकारी आंकड़ों के हवाले से ही करते हैं। जो गरीबी का आंकड़ा है वो फिर कहाँ से आ रहा है, जो बच्चे कुपोषित हैं या जो महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं वो आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, भवन जर्जर हैं, और अगर बच्चे आज भी आजादी के इतने साल बाद झोपड़ियों में और तिरपालों के नीचे पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है। अगर आप अलीराजपुर की पर कैपिटा इनकम की बात करें या प्रतिदिन औसत आय की बात करें, अगर हम इसमें उच्चतम औसत आय भी डाल दें तो भी ये 150 से 250 रुपए होती है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी वहां पे 8-8 करोड़ के शराब के ठेकों को आवंटित कराती है। तो इतनी महंगी महंगी शराब वहां पे कौन पीता है। आप औद्योगिक विकास की बात करिए तो आज भी वो अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिलों में नगण्य है। श्रमिक माइग्रेशन जो आए दिन समाचार पत्रों में छपता है, ये एक हकीकत है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष आपसे सिर्फ ये कहना चाहता है कि आपको जहां भी जो भी नाम परिवर्तित करना है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम कहीं अपनी संस्कृति के विरुद्ध तो जा नहीं रहे हैं, किंतु हमारा अहम मुद्दा ये है कि जो आदिवासी हैं उनका विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जिनसे वो आज भी वंचित है आजादी के इतने वर्ष बाद, आप उसके ऊपर बात करिए। ठीक है अजय जी, सिंपी जी का सीधा ये कहना है कि बात मूल मुद्दों पर होनी चाहिए, नाम बदला जाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मूल मुद्दों पे ही बात कर लेते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के 2003 के मध्य प्रदेश को देखिए, 2025 वाले मध्य प्रदेश को देखिए। मूल मुद्दे पे पर कैपिटा इनकम की बात मेरी बहन शिल्पी जी ने की। 2003-04 में मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपए के आसपास होती थी, आज 1.5 लाख रुपए से अधिक है। मध्य प्रदेश में उस समय की बात है 5 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी, आज 77 लाख हेक्टर का हमारा लक्ष्य है। 60 लाख को हमने अचीव कर लिया। मध्य प्रदेश की सड़कों का मैंने आंकड़ा बता दिया। मध्य प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज झाबुआ अलीराजपुर जैसे और भी ऐसे इन टोटल 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में क्रियान्वित है। डॉक्टर्स की हम संख्या की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 3-4-5 इनकी डॉक्टर की संख्या में हो गया। एनीमिया की इन्होंने बात की है। कौन सी इनकी सरकारें यूपीए 1 या यूपीए 2 एनीमिया मुक्त भारत के लिए संकल्पित रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ना सिर्फ फॉलिक एसिड, लेकिन अभी उससे भी उन्नत दवाइयां हमारी जो नारी शक्ति को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रही। और कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं,
बिहार में जब रहेंगे तो वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लॉन्च करेंगे। उसका उद्देश्य भी यही है कि भारत को एनीमिया फ्री बनाना, हम हमारी महिलाओं में जो खून की कमी है उसके माध्यम से जो अन्य बीमारियां हैं उन सबसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है, एनीमिया के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं लगातार। सिकल सेल पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं, इसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, खासतौर से अगर हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन हैं उनको? विवेक जी, देश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों तक के कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जब एक सामान्य परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसने ये जो जनजातीय समुदाय और खासकर सिकल सेल जनजातीय समुदाय में अधिक होता है, तो उसके लिए नेशनल मिशन शुरू करने का काम किया। उस नेशनल मिशन का जब लॉन्च हुआ, उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन और उस कार्यक्रम की जो शुभारंभ हुआ, तो वो भी मध्य प्रदेश के धरती शहडोल से हुआ था। आज सिकल सेल के लिए इन नंबर ऑफ कैंप के माध्यम से किस प्रकार से सिकल सेल से ग्रसित लोगों की पहचान की जा रही है, उनके लिए उनको एक डेडिकेटेड कार्ड के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। कांग्रेस तो इस बात का प्रश्न क्यों नहीं पूछा था? 50 वर्षों तक इन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया? आज जब सिकल सेल की बात करें, एनीमिया की बात करें, या हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखकर देश की सरकार नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत कितने जनजातीय समुदाय के और कितने सामान्य लोगों के इलाज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आंकड़ों की बात कांग्रेस से नहीं होगा, देश की जनता बार बार विवेक जी स्पष्ट कर रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सिंपी जी बात कर रहे हैं अजय जी कि सिर्फ नामों के जरिए नहीं पहुंच रहे जनता के बीच, डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, सिकल सेल पर भी काम कर रहे हैं, और एनीमिया को लेकर कल प्रधानमंत्री एक बड़ी विस्तृत योजना का भी शुभारंभ करेंगे जो आदिवासी भाई बहनों को राहत पहुंचाएगी। मतलब ये स्वास्थ्य का क्षेत्र भी हो गया, फिर वो बता रहे हैं कि रोड डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है, पर्टिकुलर काम भी हो रहा है जिले के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस तो है जिसमें डेवलपमेंट भी है और पुराने मॉन्यूमेंट्स भी साथ ही साथ उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। देखिए विवेक जी, पहली बात तो हम डिबेट एक क्षेत्रीय मुद्दे पर कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम क्षेत्रीय मुद्दे पर बात करते हैं तो आपने उस क्षेत्र के लिए क्या किया है वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। थपले साहब एक बहुत ही लर्नड प्रवक्ता हैं और जाहिर सी बात है हर बात जो वो कह रहे हैं वो ठोक बजा के कह रहे होंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इन्होंने ओवरऑल की बात करी है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बीजेपी का देते हैं। 2014 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा, तो इन्होंने ही ये कहा था कि 2022 तक जो मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय है जीडीपी में वो होगा लगभग 25%। लेकिन आप वित्तीय वर्ष 24-25 देखेंगे तो वो अभी तक मात्र 17-17%। सवाल कई सारे हैं लेकिन समय की भी एक सीमा है। मैं सिंपी जी का धन्यवाद करूंगा, अजय जी का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। बात सीधी थी, नाम बदल गया, सियासत किस प्रकार से हो रही है और ये कब तक जारी रहेगी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।